फाइन। तो देखो आज क्लास में हम लोग 4 टॉपिक एज यूजुअल पढ़ने वाले हैं। एडिटोरियल्स में 4 ही टॉपिक कवर करते हैं। पहला टॉपिक इजराइल से आ गया। देखो कल हम लोग बोर्ड में बताए थे ना कि इजराइल क्यों न्यूज़ में है। यस, बताओ क्या क्यों न्यूज़ में है इजराइल? वो ऐप डिजाइन किए जो बिना वो पेगासस इशू है, खत्म हो गया। अभी का बताओ। इजरायली फोर्स हाँ, very good। का मस्जिद में घुस गया था सर। ठीक है, उस रिलेटेड भी है। वेरी गुड। इलेक्शंस के लिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ठीक है, बहुत सारे रिलेटेड रहता है। बट अभी जो फिलहाल जो करंट अफेयर्स में है वो डिजाइन किया ना, उसमें वो सेंड करते हैं तो बिना कुछ आप किसी की आपका वो स्कैन कर सकता है, पूरा चेक कर सकता है। यू आर टेलिंग अबाउट द पेगासस इशू। पेगासस नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट पता किया है अभी। इजराइल से रिलेटेड है? अच्छा, हो सकता है। बट हाँ, हो सकता है। बट जो सबसे बड़ा कंटेशियस इशू है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, चलो वो ठीक है, अपनी जगह है। आई एम सेइंग यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब समझते हो ना, जहाँ जनता आ गई, बाहर निकल गई। जो जनता यदि सड़क पे आ जाए तो वो मामला बहुत बड़ा होता है ना। अब मामला बड़ा यहाँ पे ये है कि कल बताए थे तुम लोगों को कैसे प्रधानमंत्री, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कोशिश किया जुडिशरी को ओवरटर्न करने का। तो क्या तरीका है इजराइल में जजेस को अपॉइंट करने का, भारत कैसे डिफरेंट है, तो वो समझेंगे हम लोग क्लास में। और हम समझ जाएंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा। ठीक है, पहला टॉपिक। उसका देखो 114 जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर, ओपन AI। ठीक है ना, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसने तुम्हारा चैट GPT लॉन्च किया है। अब तो चैट GPT प्लस भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, वो अपना इनकॉर्पोरेट करके सर्च इंजन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और भी देखिए एसिलेमोर, AGI, GTP4 और मैनी मोर। इसके बारे में बहुत टेक्निकल है ये चीज़। ठीक है, AI टूल बहुत टेक्निकल होने वाला है। एक एक चीज़ समझोगे कि अलग अलग संस्था ने चैट GPT के बारे में क्या बोला है। अभी देखो एलन मस्क और इस तरह के जो भी इंटेलेक्चुअल है उन्होंने लिखा है कि अब बंद करवा दीजिए चैट GPT, आगे मत रिसर्च करने दीजिए, क्योंकि आगे रिसर्च करेगा ह्यूमन रेस को ये पीछे कर देगा। क्योंकि चैट GPT-4 जो आया है, चैट GPT-4 ह्यूमन को बराबर कर ले रहा है। अब चैट GPT से ऊपर चला जाए तो ह्यूमन रेस पीछे चला जाएगा फिर, और हम लोग सेकेंड ग्रेड स्पीसीज बन के रह जाएंगे, यानी कि मशीन हमसे आगे निकल जाएगा। ऐसे भी चैट GPT-4 ह्यूमन बीइंग के बराबर हो जा रहा है, जो कि अचीव कर लिया अभी। तो इसलिए मैटर ऑफ कंसर्न एक्सपर्ट लोग लेटर लिख रहे हैं, बोले बंद करो, अब हो गया रिसर्च, अब रिसर्च नहीं चाहिए, क्योंकि अब रिसर्च करोगे टेंशन होगा। इनफैक्ट जो ओपन AI है उसने खुद पहले ही लिख दिया था कि आने वाले समय में ये ह्यूमन को ये सुपरलीड कर देगा। तो समझ रहे हो ना कितना बड़ा मैटर है ये। चैट GPT कहाँ तक जा सकता है। हम लोग खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते थे, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूटिलाइजेशन तो ये है, चैट GPT है। समझ में आ गया ना, वही चीज़ करेंगे। हाँ, इंडिया ने क्यों नहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ज्वाइन किया, कल बताए थे ना, रीजन बताए थे। और भी रीजन्स है, टेक्निकल चीज़ जानेंगे इसमें हम लोग। और हाँ, पश्मीना हुल के बारे में जानते हो, छत्तीसगढ़ हेयर के बारे में जानते हो, जो कल हम लोग कोहट में किए थे, और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये 4 एडिटोरियल्स के बारे में हमें इस क्लास में कवर करना है। बढ़िया से सावधानी से सुनना स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो भी है बहुत कम है रिसोर्सेज। हमें अपना इंडिया के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं इजराइल का, तो हमारे पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हम कंपेयर कर सकें। कंपेयर करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे भी प्रोटेस्ट में चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका मेंस पेपर में आ जाए, क्योंकि मेंस पेपर में सिलेबस में लिखा गया है कि इंडियन पॉलिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज पॉलिटी कंपेयर करना। और कंपेयर करना हर समय पूछता है, कभी यूनाइटेड स्टेट के साथ पूछ लेता है, कभी UK के साथ पूछ लेता है, हो सकता है इस बार इजराइल के साथ पूछ ले, जो न्यूज़ में रहता है उसके साथ पूछता है। हाँ, फ्रांस और जर्मनी के साथ पूछा था, और मैंने कहा था ना कि तुम जर्मनी का कर रहे हो, देखो बहुत अच्छा मेंस में पूछा गया है। यस, आई टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम्स, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। यस, तुमको ही बोल रहे हैं, जर्मनी के बारे में किया था ना। यस, जो कि नॉर्मल पॉलिटी बुक में नहीं मिलेगा ये तुमको करंट अफेयर्स में मिलेगा। बट इतना तुम्हारा सातिर होना चाहिए कि तुम कंपेयर करते रहो चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे समझो कि ये कब आया था, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में आया था। हाँ, इसका सिलेबस देख लो, इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये हिंदू पेपर में आया था 2 अप्रैल को। देखो इसमें क्या समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट समझो, कोई भी लोकतंत्र के लिए, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर का सेपरेशन होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, बताओ तो। जुडिशरी बहुत पावरफुल हो जाए तो वो भी दिक्कत है, लेजिस्लेटिव भी बहुत पावरफुल हो जाए तो वो भी दिक्कत है, एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल हो जाए तो वो भी दिक्कत है। इसलिए सबको पावर बराबर दिया जाता है, और एक दूसरे को काउंटर कर सके। वो कोई ये ज़्यादा एक्सेस कर रहा है तो वो देखने वाला होगा। जैसे एग्जांपल देखो, यदि एग्जीक्यूटिव ने एक्सेस कर दिया तो द जुडिशरी है जो फंडामेंटल राइट्स पे काम करवाएगा लोगों को। हर समय जुडिशरी बैठा रहता है,
यदि कोई भी लेजिस्लेशन पास हुआ जो संविधान के दायरे में नहीं है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड करेगा। तो कहने का मतलब क्या कि जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये तीनों जो ऑर्गन है ये इसलिए ऑर्गन है क्योंकि एक दूसरे को ये क्या करते हैं, काउंटर करते हैं और एक डेमोक्रेसी को बहाल करके रखता है, डेमोक्रेसी को एक स्टेबलाइज करके रखता है। बट यदि मान लो कि किसी कंट्री में ऐसा हो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ही डोमिनेट कर दे जुडिशरी को, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर कहेगा प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर। ये इजराइल में हो रहा है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके पीछे रीजन है कि इजराइल का इलेक्शन, इसका रीजन है कि इजराइल का आइडियोलॉजी। अभी जो भी सत्ता में है, अभी जो भी पावर में है वो फार राइट है। अभी बताए ना, पूरा दुनिया में लगभग फार राइट की तरफ पॉलिटिक्स मूव कर रहा है। ये नियम है, कभी फार लेफ्ट होगा कभी फार राइट होगा। अभी इनफैक्ट हम देखेंगे साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पे देखते हो ना लेफ्ट का भी चल रहा है। कल बताए थे ना पिंक टाइड मोमेंट, यहाँ पे अभी फिर से लेफ्ट लोग आ रहे हैं, लेफ्टिस्ट वाले, सोशलिज्म वाले, बिलीवर वाले। मैं दुनिया में हम देखेंगे तो अभी फार राइट का है, पूरा ओवरऑल देखेंगे तो पूरा फार राइट का है। फ्रांस देखो, इटली देखो ना, इटली में क्या हुआ, महिला जीती कि नहीं जीती? वो महिला क्या बोल रही थी कि बाहर से मेड एजेंसी से कोई भी आएगा उसको लात मार के भगा देंगे, जीत गई वो। तो जब जो इस तरह का बयान दे रहा है वो जीत रहा है। तो अभी हर कंट्री में ही फार राइट चल रहा है। इजराइल में भी सेम चीज है। तो इजराइल में जो भी सत्ता पे है, फार राइट वाले लोग सब हैं, उनका मानना है कि जुडिशरी में सब लिबरल लोग हैं, सब लेफ्ट लोग है, और इसलिए ये लोग हमेशा हमको कन्फ्लिक्ट करता है, इसलिए इसका पावर ही घटा दो। चलो, ये इन लोग का आइडियोलॉजी है, समझे ना? ये लोग को मानना है, मगर पीपल तो सुनने वाला है नहीं। पीपल को तो जुडिशरी नजर आएगा, पीपल को तो ये लेफ्ट और वो लेफ्टिस्ट वाला लिबरल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी नजर आएगा। क्योंकि वहाँ के पीपल तो बहुत ही अवेयर है। सबसे ज़्यादा अवेयर में हम कहेंगे कि वन ऑफ द कंट्री है तो वो इजराइल है। इजराइल में कुछ भी उल्टा पुल्टा करोगे सड़क पे आ जाएगा आदमी लोग। इंडिया ऐसा नहीं है, तभी तो इतना छोटा कंट्री नहीं कंट्री के बराबर है वो, फिर भी इतना डेवलप्ड कंट्री है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि इजराइल का ऐसा रहा है, हिस्ट्री रहा है। इजराइल देखो बनते बनते भी शुरू में भी जो भी अरब के साथ वार हुआ था तो जीत गया था उस समय अरब को जीत गया था। अभी तो सोचो हिला देगा पूरा पकड़ के। अभी अकेले मिडल ईस्ट को लीड कर सकता है इजराइल, इतना ताकत है इजराइल के पास। तो सोचो कि जिस कंट्री को मान्यता नहीं मिला कंट्री का, वो कंट्री कितना आगे चला गया। तो ये जो चला गया है तो इसमें श्रेय तो सिटीजन को ही जाता है ना। ज्यूज जो प्रजाति है बाबू, बहुत तगड़ा प्रजाति होता है। ज्यूज अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ज्यूज ही रहे हैं। आ जाओ समझ गए ना? तो अब यहाँ पे देखो इंडिया में क्या है। इंडिया में हम लोग किस तरह अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस का? कॉलेजियम सिस्टम है। हालांकि हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं था। हम जानते हैं फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, है ना। ये होते होते कॉलेजियम सिस्टम डेवलप्ड हो गया। कॉलेजियम मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट जो भी रिकमेंडेड करेंगे, जो भी प्रेसिडेंट सुझाव देंगे वो कॉलेजियम का भेजा हुआ चीज़ होगा, जजेस का भेजा हुआ सुझाया हुआ नाम होगा। सही बात है। बट इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में जो है तरीका है उसमें जजेस तो होंगे ही होंगे, साथ में एग्जीक्यूटिव भी होंगे। अभी क्या किया जा रहा है, अभी प्रेजेंट है, अभी क्या किया जा रहा है प्रपोजल में कि 9 जजेस रहेंगे बट ज़्यादा एग्जीक्यूटिव होंगे। तो आप अपने पाले में ला रहे हो और जजेस का अपॉइंटमेंट उस तरह किया जाएगा। समझ गए ना ये डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं। मार्च 27 को इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, कोई बात नहीं, ये मंथ हम पूरा लगा देंगे जुडिशरी को ओवरहॉल करने में, यानी कि जुडिशरी को ओवरटेक करने में 1 मंथ लगा देंगे, घबराओ मत, ठीक है। क्योंकि प्रोटेस्ट होने लगा तो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भी थोड़ा सा होगा ना, दबाव होगा। मैं बोला कि हम पास तो करेंगे, जो बात है, तुम कितना ही प्रोटेस्ट क्यों ना करोगे। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारा करप्शन के चार्जेस है स्टूडेंट, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा केसेस है। जब केसेस है तो ये बचना चाहता है, ये चाहता है कि इसका केसेस खुले नहीं जुडिशरी में। एक बार जुडिशरी में खुलेगा तो फिर ये बनेगा नहीं। जबकि इसका जो सलाहकार था उसने बोला था कि आप स्टेप डाउन कर दो, मगर ये स्टेप डाउन करने वाला आदमी नहीं है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू लंबा समय के लिए रहा है पीएम। जो एक बार शेर वाला एटीट्यूड आ जाए, जिसको पीएम बन जाओ, कहाँ से फिर नीचे स्टेप डाउन होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का देखो, अब बिल्कुल मैं इस पे आना चाहूँगा। वहाँ पे इजराइल में इलेक्शन जो प्रोसेस है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। यही रीजन है कि कोई भी एक सिंगल पार्टी को नहीं मिलता है। क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? जितना आपका वोट शेयरिंग मिला उस हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है
किसी को 16% मिलेगा, किसी को 18% मिलेगा, उसके हिसाब से कैंडिडेट जाएंगे चुन के। तो एक पार्टी का तो कभी बन ही नहीं सकता है मेजोरिटी, यही नियम कहता है। जैसे ये सेम चीज़ हम नेपाल के केस में भी बोल सकते हैं। नेपाल में तो और 2 चीज़ फॉलो किया जाता है, फास्ट पोस्ट पास सिस्टम है ना, यानी कि इंडिया वाला जो चीज़ है यही ना जी, क्या है बताओ तो क्या है, फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम। फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम का मतलब क्या कि जो जिसको भी ज़्यादा अंक मिला वो जीत गया। अंक मिला मतलब जो भी जितना भी ज़्यादा वोट्स मिला वो जीत गया, चाहे वो 31% ही हो चाहे 22% ही हो। 10 कैंडिडेट उठा, एक कैंडिडेट को 21% मिल गया, जीत गया, जब नहीं कि 50% क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, तो नेपाल में क्या है कि नेपाल में दोनों है, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम भी है कुछ सीट के लिए, अब कुछ सीट के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो यही रीजन है कि वहाँ पे भी सिंगल पार्टी जीत के नहीं आता नेपाल में भी। और इंडिया में आसान है, इंडिया में जानबूझ के आसान कर दिया क्योंकि पॉपुलेशन इतना ह्यूज है। यदि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बात करेंगे तो कभी भी स्टेबलाइजेशन होगा ही नहीं सेंटर में, इसलिए हमने सिंपल तरीका अपनाया है। मैं इजराइल में तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, तो इजराइल में कभी भी सत्ता में नहीं रहेगा। तो अब देखो प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला वहाँ का, नेतन्याहू ने, कि ठीक है हमारा जो प्लान है जुडिशरी को ओवरटेक करने का, जुडिशरी को कम करें, ये 1 मंथ लगेगा। देखो जैसे ही गवर्नमेंट का प्लान समझ में आया, लोग को प्रोटेस्ट शुरू, सिविल सोसाइटी, यूनियन, वहाँ के NGO सब सड़क पे उतर गए। ठीक है, उसमें बोला गया, प्रोटेस्टर ने आरोप लगाया गवर्नमेंट के ऊपर कि आप जुडिशरी को ख़त्म करना चाहते हैं, जुडिशरी को कमज़ोर करना चाहते हैं। अभी करंट गवर्नमेंट का देखो ये कंपोजिशन, तो ये जो आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो लिक्विड से आते हैं, लिक्विड मतलब राइट विंग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। इसके साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म एंड सा, ये भी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या कि ये भी राइट विंग है। ऑर्थोडॉक्स हमेशा राइट विंग ही होता है स्टूडेंट। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो पहले से चल रहा है सिस्टम वही सिस्टम को फॉलो करेगा, इट्स कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स, समझे। एंड रिलीजियस जोनिस्ट एंड जूइश पावर, वो भी एक्सट्रीम राइट है। तो अभी का जो संगठन है पूरा राइट है, वो सब फार राइट वाला आइडियोलॉजी वाला है। फार राइट का मतलब क्या है कि नेशन फर्स्ट, हमारा कस्टम फर्स्ट, चाहे उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जो लेफ्ट वाले होते हैं, जो लिबरल होते हैं, वो उसका थोड़ा आइडियोलॉजी डिफरेंट होता है, वो सबको लेके चलने का प्रयास करता है, साधने का प्रयास करता है। और जो फार राइट वाला होता है वो अपना कंट्री के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने पीपल के बारे में ज़्यादा सोचता है, वो डिविजनल टेंडेंसी रहता है उसके अंदर। जैसे मोदी जी देखो, मोदी जी ज़्यादा हिंदू के बारे में सोचते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट, मगर कांग्रेस ऐसा नहीं था, कांग्रेस सबके बारे में सोचता था, यानी कि मुस्लिम के बारे में भी सोचता था। कहने का मतलब ये हुआ, तो माइनॉरिटी को भी उतना ही इज्जत देता था वो। मैं बोल रहा हूँ अंदर पॉलिटिक्स तो होते रहेगा, मैं ऊपर लाइन पे बता रहा हूँ, अंदर तो बहुत खाई है। अंदर यदि हम ग्राउंड लेवल पे जाए तो बहुत ज़्यादा खाई है। तो कांग्रेस का क्या था, लिबरल एटीट्यूड था। मैं अभी जिस तरह मोदी जी अपना फार राइट दिखा रहे, तो कांग्रेस लोग भी पहुँच रहा है जनोधारी बन के, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है ना पॉलिटिक्स का। जब कोई जाके घंटी बजाता है मंदिर में तो उसको वोट मिल रहा है, तो अगला वाला भी जो नास्तिक है वो भी जाके घंटी बजाएगा। पॉलिटिक्स का यही ट्रेंड होता है स्टूडेंट। अब देखो कभी भी शिवराज चौहान ने, कभी भी जब वो शासन पे था शिवराज चौहान, कभी भी वो मुस्लिम का अगेंस्ट नहीं बोलता था पहले। अभी देखो वो भी वोकल हो गया है मुस्लिम का अगेंस्ट, तुम पूरा उठा के देख लेना शिवराज चौहान का। अभी शिवराज चौहान भी पूरा वोकल हो गया मुस्लिम का अगेंस्ट। क्यों? मोदी जी का लहर है। मोदी जी के लहर में जब तक हम मुस्लिम को कूटेंगे नहीं तब तक तो होगा ही नहीं काम, उससे बनता ही नहीं है आपका। अभी जो अतीब अहमद का जो बेटा मरा है, तो वो भी जानते हो किस तरह पॉलिटिक्स जा रहा है। अभी अखिलेश यादव को और घेरने का प्रयास है। अभी वो बेचारा आएगा बाइट देने के लिए, तो इधर से क्या जाएगा बयान, देखो मुस्लिम का वो है, समर्थन करता है, इसको कभी आने नहीं देना है, ये आएगा तो फिर रमजान में इलेक्ट्रिसिटी आएगा और हमारा रामनवमी में इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा। पूरा गेम है, पॉलिटिक्स का गेम है। और ये गेम तुम्हारा इजराइल में भी चल ही रहा है। बात समझे? तो सब जितने भी बताया हूँ मैंने ग्रुप, ये सब तुम्हारा क्या राइट विंग है। अब यहाँ पे, और ये जो राइट विंग है अभी तक का इजराइल की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक राइट विंग का कॉम्बिनेशन है इजराइल की हिस्ट्री में। आखिर गवर्नमेंट का प्लान ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो गया स्टूडेंट? तो फर्स्ट देखो, अब जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। बताओ कितना बड़ा बात हो गया। यदि जुडिशरी को तुम जुडिशियल रिव्यू नहीं करने दोगे तो जुडिशरी का हाथ पैर ही काट दिया आपने। बात समझे? वही बोल रहा है कि अब जो भी नेसेट पास करेगा, नेसेट मतलब वहाँ का पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है, यदि वहाँ का पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करता है तो जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकता, यानी कि उसमें नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है वो। यानी कि नेसेट से जो पास होगा वो मान्यता होगा कि पास ही हो गया। गलत हुआ कि नहीं हुआ? हमारे इंडिया में देखते हो ना कितना बढ़िया है, NJAC तक नल एंड डाउन हो जाता है।
और ऐसा बहुत सारा है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी तक लगता है कि पूरा नहीं हुआ, कुछ पार्ट हट गया। और हमारा तो है कि सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वो सेक्शन 8 क्लॉज 4 तक को हटा दिया हमने, है ना। हमने देखा कि लिली थॉमस केस में ओवरटर्न करके उसको हटा दिया गया है। तो इंडिया का जुडिशरी कितना आगे है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, बात समझिए। और इतना ही नहीं, जुडिशियल, आप देखो जुडिशियल रिव्यू कैसे ओवरटर्न करेगा ये लोग। तरीका क्या है कि सिंपल मेजोरिटी से 120 मेंबर है पार्लियामेंट में वहाँ के, ठीक है, निसट में 120 मेंबर में हाफ कितना होगा, 60 + 1, तो सिंपल मेजोरिटी से ओवरटर्न कर सकता है। यदि मानो कि जुडिशियल रिव्यू कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 61 मेंबर उठ के बोले कि नो, आपका हम बात खारिज करते हैं, तो सिंपल है। देखो अब इतना बड़ा जुडिशरी का बात तुमको खारिज करना है, वो भी सिंपल मेजोरिटीज कर रहे हो। इंडिया में देखते हो ना, स्पेशल मेजोरिटी से नहीं हो पाता है। बात समझ में आ गया। तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा क्या है कि जुडिशियल रिव्यू को आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, मतलब प्लानिंग है आपका। दूसरा क्या है, रीजनेबिलिटी टेस्ट। देखो इसमें भी गजब बोल दिया है कि अब कोई भी लेजिस्लेशन होगा, कोई भी लेजिस्लेशन पास होगा निसेट से, तो उस पर जो रीजनेबल टेस्ट होता है कि ये संविधान के दायरे में है कि नहीं है, वो भी जुडिशरी को अधिकार नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, कोई भी जुडिशरी का अधिकार नहीं। जैसे मान लो कि कोई भी प्रोविजन, जैसे मान लो कि प्रपोज लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट में, वहाँ के निसेट में वो पास किया गया, तो रीजनेबल टेस्ट तो होगा जुडिशरी में कि संविधान के दायरे में है कि नहीं है। तो संविधान के दायरे में नहीं है तो नल एंड वॉइड कर देगा वो, अब ये नहीं कर सकता है। यदि एक बार पास हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट देखो वहाँ पे रीजनेबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन, गवर्नमेंट का कोई भी अपॉइंटमेंट, उसको कटघरा में नहीं रख सकता है जुडिशरी। इसका मतलब क्या, ऑल टुगेदर आपने एग्जीक्यूटिव को, ऑल टुगेदर आपने लेजिस्लेटिव को बल दिया है और जुडिशरी को ओवरटर्न किया है। जब इतना बड़ा फैसला हो स्टूडेंट, तब तो सड़क जनता तो सड़क पे आएगी ना, वो भी सबसे अवेयर जनता। आगे देखो, तो पहले हमें समझना होगा कि अभी प्रेजेंट सिस्टम क्या है जुडिशरी को अपॉइंट करने का। जुडिशरी को अपॉइंट करने का प्रेजेंट सिस्टम क्या है। तो देखो गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है, अभी का जो सिस्टम है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो अभी का सिस्टम क्या है, देखो 9 मेंबर कमेटी का बेंच बैठता है, एक कॉलेजियम बैठता है, उसमें 3 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक है तुम्हारा प्रेसिडेंट, मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे चीफ जस्टिस होंगे उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, कोर्ट प्रेसिडेंट, टर्मिनोलॉजी अलग है वो, कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। 2 मेंबर होंगे इजराइल बार एसोसिएशन का, यानी कि लॉयर सब हो गए, बड़े बड़े लोग हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 5 मेंबर जुडिशरी से होगा, 3 जज होंगे, 2 तुम्हारा लॉयर होंगे, 2 कौन होगा, निसेट का मेंबर होगा, पार्लियामेंट का मेंबर होगा 2, और 2 कौन होगा, गवर्नमेंट का मिनिस्टर होगा। तो कितना हुआ टोटल, 9 हो गया। अब क्या बोल रही है सरकार, सरकार बोल रही कि ये जो 2 मेंबर्स ऑफ इजरायली बार एसोसिएशन है वो नहीं होगा, अब 2 मेंबर हम चुन के भेजेंगे। 2 मेंबर ये चुन के भेजेगा, मतलब 2 + 2 + 2 6 मेंबर सरकार का हो जाएगा, और ऊपर 3 रहेगा, तो ओवरटर्न कर देगा जुडिशरी का अपॉइंटमेंट को। सिर्फ समझ में आ रहा है, हाँ बढ़िया समझना है इस चीज़ को। और इंडिया में अलग है इसका, इंडिया में अलग है व्यवस्था। इंडिया में कॉलेजियम में क्या है, टोटल जजेस करता है अपॉइंट, इसलिए तुम्हारा जुडिशरी स्ट्रांग है हमारा इंडिया में। और एनजेसी में यही ना आया था, इसी तरह का ना प्रपोजल आया था, तो जुडिशरी ने नल एंड डाउन कर दिया। सही बात है ना, वही बोल रहा है कि प्रपोज लेजिस्लेशन बोला गया है कि जो बार एसोसिएशन का वो रिप्लेस करेगा 2 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको सरकार चुनेगा। अब सरकार जब चुनेगा तो सरकार के हक में जाएगा वो चीज़, और सरकार के पास 6 मेंबर, उधर तुम्हारा 3 जज मेंबर, तो किसका ज़्यादा रहेगा, इससे सरकार का रहेगा। सरकार जिसको भी चाहेगा वो जज चुन सकता है और उससे काम करवा सकता है। तो ये आदमी को पसंद नहीं आया। तो वाई द गवर्नमेंट, आखिर गवर्नमेंट पुश क्यों कर रही है, कुछ आधार तो होना चाहिए। अचानक ऐसा क्या हो गया इजराइल की हिस्ट्री में कि इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो देखो अनडाउटली इजराइल का जितना ही पॉलिसी है एक्सट्रीम राइट है। जैसे कि तुम अभी बोल रहे हो मस्जिद का केस कुछ बोल रहे थे, बिल्कुल ये सब एक्सट्रीम वाला चीज़ है। फलस्तीन को देखना नहीं चाहता है, फलस्तीन को मार के ये लोग प्राइड लेता है कि नहीं लेता है, मस्जिद को अटैक करके प्राइड लेता है। कब हो सकता है ये चीज़, ये तभी हो सकता है जब अब एक्सट्रीम राइट में चले गए। जैसे मुसलमान भी करता था ना, बाबर लोग, चोर लोग क्या करता था, मंदिर को तोड़ देता था और बोलता था देखो हिंदू को हमने इतना इतना चोट पहुंचाया, जनता लोग खूब खुश। सेम कन्वर्स भी हो सकता है कि हिंदू ने क्या किया, मस्जिद तोड़ दिया और खूब खुश, जनता को ले लिया। तो यही सब चीज़ चल रहा है वहाँ पे भी, ऐसा होता है। कई बार जो किंग है, किंग तोड़ना नहीं चाहता, मगर किंग तोड़ता है इसलिए ताकि उसको थोड़ा मिले, उसको फ़ायदा मिले, पब्लिक का फ़ायदा मिले। देखो यही चीज़ हो रहा है। इजराइल में जो पॉलिसी चल रहा है वो पूरी तरीके से एक्सट्रीम राइट की ओर चल रहा है। और करंट गवर्नमेंट तो जानते हो कि अभी तक का हिस्ट्री में सबसे राइट विंग गवर्नमेंट है। जो कम्बिनेशन है सभी राइट विंग वाला कम्बिनेशन है, एक भी नहीं है बीच में बाबू। देखो एक यदि कोई छोटा सा फैक्शन भी यदि लिबरल वाला होता तो थोड़ा सा पिंच करता ना,
अब कोई गुंजाइश ही नहीं है आपका। तो अब ये लोग जैसा सोचेगा वैसा करेगा। तो फार राइट और रिलीजियस पार्टी देखो, वही बोला है, आर्ग्यू दैट इजराइल हैज़ लॉस्ट इट्स बैलेंस। इसलिए आप बोला कि अब ये बोला कि यस, हमें जो बैलेंस मिलना चाहिए इजराइल को आगे ले जाने के लिए, हमारा जो आइडियोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है ये नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जुडिशरी की वजह से नहीं हो पा रहा है, ये लेजिस्लेचर की वजह से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम इसका पावर ही कम कर देंगे और हमको जो मन करेगा वो हम करेंगे, क्योंकि हमको इजराइल को ऊपर ले जाना है। फार राइट का मतलब ही होता है कि कंट्री को किसी भी स्थिति तक ले जा सकता है, समझे। जब कंटेंशन देखो, कंटेंशन यही कि जुडिशरी जो है ना, जुडिशरी पूरी तरीके से लिबरल और लेफ्टिस्ट भरा हुआ है, और जबकि पॉलिटी जो है अभी जो चला रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो पूरा राइट है। दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। जब तालमेल नहीं बैठ रहा है तो जुडिशरी को कम करो, बात समझे। सीधा रिसेंट प्रपोजल। तो अब देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। गवर्नमेंट ने बोला कि हम एग्जाम्पशन कर रहे हैं कॉन्स्पिरेशन टू रिलीजियस ज्यूज। क्या होता है कॉन्स्पिरेशन? कि एक सर्टन एज में ना वहाँ के ज्यूस पीपल को बोला जाता था कि आप आर्मी का सेवा दो। ये पहले सिस्टम चलता है, हमारे इंडिया में नहीं है कंपलसरी, बट थैंक गॉड हमारे इंडिया में एनसीसी वाला चीज़ है, वो भी कंपलसरी है। एनसीसी कंपलसरी है क्या किसी के लिए? नहीं है। मैं जो एनसीसी अटेंड करता है वो अच्छी बात है ना, मैं कंपलसरी नहीं है। मैं ज्यूस वाले जो विद्यार्थी है, रिलीजियस ज्यूस वाले, वो लोग कंस्पिरेशन करते थे, यानी कि उसको आर्मी में भेजा जाता था कि आर्म फोर्स के लिए कुछ ब्रीफ टाइम थे, क्योंकि इससे सेल्फ डिफेंस तैयार होगा। ये चीज़ पहले चल रहा था। अभी का सरकार ने क्या बोला कि हम एग्जाम्पशन देते हैं, अब ज़रूरत नहीं है आपको जाके सेना में भर्ती होने का। ये थॉट एक इस पे चेंज किया है। दूसरा ये है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर को अब जुडिशरी नहीं निकाल सकता है, यानी कि अनफिट टू रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो अनफिट टू रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं निकाल सकता। यानी कि वो निकालने का अधिकार केवल निसेट को होगा, पार्लियामेंट को होगा और कैबिनेट को होगा, जुडिशरी को नहीं हो सकता है। इसके पीछे रीजन है। देखो लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? यदि एग्जीक्यूटिव पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव सत्ता में है, तो वही लेजिस्लेचर है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ जुडिशरी ना होता है आम, जो बहुत डिफरेंट रहता है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो हमेशा एक साथ ही चलता है। तो बोला कि यदि प्रधानमंत्री को निकालने का जो पावर होगा वो केवल निसेट के पास होगा और एग्जीक्यूटिव के कैबिनेट के पास होगा, जुडिशरी के पास नहीं होगा। और इसके पीछे रीजन है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन है बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। समझ गए स्टूडेंट? तो फेयर इज दैट, हाँ, इसको डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं हमारा नल एंड वॉइड ना कर दे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को पहले ही उसका पावर को कम कर दो। सुप्रीम कोर्ट को पावर को कम कर दोगे तो वो नल एंड वॉइड करेगा ही, तो यहाँ से हम वो कर देंगे, सिंपल मेजोरिटी से हम उसका बात को काट देंगे। बात समझो, वही बोल रहा है। बट द गवर्नमेंट फेयर दैट द सुप्रीम कोर्ट का स्ट्राइक डाउन, गवर्नमेंट को डर है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा स्ट्राइक डाउन कर देगा प्लान सब, तो इसलिए पहले जुडिशरी का पावर को ही घटा दो और उसके बाद जितना ही प्रपोजल है उस चीज़ को हम आगे ले जाएंगे। तो देखो वही बोल रहा है कि राइट विंग पार्टीज क्या है, बोला कि जो राइट विंग पार्टीज को लगता है कि ये जुडिशियल जितने भी स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में ना एक डिस्टर्बेंस के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि वो पूरा लिबरल से भरा हुआ है और हमें काम नहीं करने दे रहा है। आगे देखो, व्हाट इज द कंटेंशन ऑफ द प्रोटेस्टर। तो प्रोटेस्टर का कंटेंशन क्या है? तो प्रोटेस्टर यही बोल रहा है कि इस तरह का जो आप बिल लाए हो ना कहीं जुडिशरी को वीकन करता है, और जो एक डेमोक्रेसी में जो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा ये, इसलिए आपको पीछे लेना होगा इस चीज़ को। अब बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर देखो ना मल्टीपल चार्जेस, इसलिए अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि यार ऐसा मत करो, जुडिशियल ओवरहॉल मत करो, तुम करोगे तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, अर्लियर दिस ईयर देखो प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर अपना एक कॉलीग्स को चुना था कैबिनेट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वजह से उसको निकालना पड़ा वहाँ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट को रद्द कर सकता है। तो ये भी झटका लगा हुआ है, इसलिए बोला था ना कि प्रपोजल में आप अपॉइंटमेंट जो भी करेगा वो सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है। तो एक जो इसने किया था अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कॉलीग्स को डाल दिया था कैबिनेट में, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला कि अनरीजनेबल है, इस तरह आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का भी झटका लगा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू को। ठीक है, तो प्रोटेस्टर ये बोल रहे हैं कि यदि इस तरह का बिल पास हो जाएगा तो पूरा हमारा जो डेमोक्रेसी है पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा प्रॉपर ऑफ सेपरेशन नहीं रहेगा, इसलिए ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। समझ गए स्टूडेंट? समझ में आ गया पूरा हिस्ट्री इजराइल में क्या चल रहा है? यस, आगे चलो। हाँ, इसमें मुझे ठहर के बताना है तुम लोग को। देखो, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
ये हिंदू पेपर में आया था 2 अप्रैल को। देखो, मगर मैं तुमको पहले इससे पहले थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा चैट जीपीटी का। इधर देखो स्टूडेंट, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो केवल डेटा के ऊपर ही चलता है। याद करो, तुम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक्स बताया गया। उसमें हम बताए थे तुम लोग को मशीन लर्निंग। मशीन लर्न कर रहा है। मशीन में आप जितना डेटा फिट करते हैं, मशीन खुद लर्न करता है। जैसे आदमी, देखो आदमी को अनुभव रहता है तो आदमी लर्न करता है ना। अनुभव क्या है? अनुभव भी आपका डेटा है। जैसे मान लो कि तुम बैठे हो यहाँ पे, इसलिए बैठे हुए, कल भी बैठे थे, कल का डेटा है तुम्हारे पास, इसलिए तुम इस क्लास में बैठे हुए हो और इस तरह चुपचाप बैठे हुए हो। यस, एवरी टाइम यू आर फीडिंग डेटा ना। ह्यूमन बीइंग तो सेम डेटा से ही चलता है। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से डेटा पे चलता है। हम जितना डेटा फिट करेंगे एक मशीन में, वो मशीन उतना बेटर होते चला जाएगा। और वो मशीन कैसा है? वो सेल्फ लर्निंग मशीन है। वो खुद लर्न करता है, सीखता है, फीडबैक सिस्टम है उसके पास। और जितना हम उसमें डेटा डालेंगे उतना वो बेहतरीन हमें रिजल्ट देगा। जैसे हम बोले थे ना, चैट जीपीटी अभी अर्ली स्टेज में है, अभी उतना नहीं कर पाएगा। जितना भी डेटा फिट होगा, बाद में जाकर वो यूपीएससी एग्जाम भी क्रैक करेगा। अभी उस स्टेज में नहीं है, अभी अर्ली स्टेज में है वो। अभी अर्ली स्टेज में तो फेल कर रहा है यूपीएससी एग्जाम वो सब। हाँ, एक टेस्ट हुआ था ना, या डू यू नो सेम, यूपीएससी फेल कर गया चैट जीपीटी। हाँ, ये जो चैट जीपीटी 5-6 आएगा तो यूपीएससी से ऊपर चला जाएगा। वो ऊपर चला जाएगा वो, क्योंकि वो ह्यूमन से ऊपर चला जाएगा। ह्यूमन कितना लाएगा? 200 में 110 लाएगा, यूपीएससी में 120 लाएगा। 120 से ऊपर तो औकात नहीं है ह्यूमन बीइंग को लाने का 120 नंबर से। हाँ, 120 से ऊपर किसी का नहीं जाता। अब जाकर खोल के देख लो पूरा हिस्ट्री में, 200 में 120 से नहीं जाएगा ऊपर। क्या भरोसे 120 आया है, मेंस में लुढ़क गया है तो वो दूसरा केस है। हम प्रीलिम्स का ही बोले 120 से ऊपर, मुझे जो अनुभव है 120 से ऊपर नहीं जाएगा किसी का भी, अभी तक नहीं गया होगा। मगर चैट जीपीटी 5 का तो जाएगा मतलब वो इतना एडवांस हो जाएगा। ये क्यों जाएगा? व्हाट इज द रीजन? लॉट ऑफ डेटा। अब मैं बताऊंगा चैट जीपीटी और चैट जीपीटी 5 के बीच में क्या अंतर है, 4 या 5 के बीच में अंतर क्या, कितना डेटा उसको फीड किया गया। अब इस हिसाब से बहुत सारे कंट्री में कंसर्न हो गया। अब जो बच्चा अपना इनोवेशन से लिखता है ना, जैसे इसलिए न्यूयॉर्क में बहुत सारा इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे स्कूल में बंद हो गया चैट जीपीटी, बोला कि नहीं यूज़ कर सकते हो आप। इटली में भी यही चीज़ हुआ, अभी पढ़ेंगे हम लोग, इटली में भी बैन कर दिया गया है। अब हो क्या रहा है कि ये लोग जितने भी चैट जीपीटी चलाने वाले लोग हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा आपका पर्सनल कंसर्न है। अब हमारे डेटा की वजह से एक कंपनी चल रहा है, बताओ। डेटा इज ह्यूमन बीइंग का डेटा ना, जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वही तो डेटा है हमारा। अब जितना फीड होगा तो ये लोग खूब कमाई करेगा। अब मान लो कि अब तुम लर्निंग प्रोसेस में तुम बोले हो कि तुमको ऐसे लिखना है चिल्ड्रन के ऊपर, तो तुम पूरा लिख रहे हो, तो बच्चा का माइंड का डेवलपमेंट कैसे होगा फिर? इसलिए कई कंट्री या कई स्टेट ने क्या किया, इस चीज़ को बैन कर दिया, बोला कि नो, ये ह्यूमन इनोवेशन खत्म कर देगा। ठीक है, उसमें न्यूयॉर्क है, इटली ने अभी रिसेंट में किया है, और कई एक्सपर्ट लोग जो खुद इसमें धुरंधर लोग हैं, जैसे एलन मस्क तो बहुत धुरंधर आदमी है, वो खुद ही कंसर्न जताया है कि चैट जीपीटी हमें बहुत अंधकार की ओर ले जाएगा, जहाँ पे ह्यूमन रेस सप्रेस भी हो सकता है। इसलिए अब ठहर जाओ, अब रिसर्च बंद करो इसके ऊपर, समझे? तो देखो यहाँ पे इटली, देखो, लुक एट द रिसेंट इवेंट्स। इटली ने कहा कि चैट जीपीटी हम बंद कर रहे हैं क्योंकि ये डेटा ब्रीच कर रहा है, डेटा को चोरी कर रहा है, और बोला कि ओपन एआई पे हम करेंगे। ओपन एआई का मतलब क्या है? कंपनी जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। ओपन एआई मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक कंपनी का, फार्म का नाम है। अब बढ़िया समझना, इसका पीछे थोड़ा हिस्ट्री है। ओपन एआई एक कंपनी है, उसने चैट जीपीटी बनाया है, मगर माइक्रोसॉफ्ट को समझ में आ गया कि बहुत खतरनाक चीज़ है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि थोड़ा शेयर लगा दिया इसमें, बोला कि तुम्हारा जो चैट जीपीटी है वो हम अपना सर्च इंजन में यूज़ करेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है बिंग है, तो बिंग में वो चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है। तो अब इस घड़ी में जहाँ पे वर्ल्ड में कंसर्न दिखाया जा रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट चुप बैठा हुआ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कुछ बोलेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत शेयर लगा हुआ है। समझ गया ना? तो देखो वही बात है कि इटली ने क्या किया, चैट जीपीटी को बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया, बोला डेटा ब्रीच हो रहा है। अब बोला कि ओपन एआई के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो मेकर है उसका, जो चैट जीपीटी का जो मेकर है, उसके ऊपर क्वायरी होगा, क्योंकि ये जो डेटा कलेक्शन कर रहा है वो बहुत गलत तरीके से कर रहा है।
बोला कि ये गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पे जो चैट हिस्ट्री है लोगों का, यूज़र का चैट हिस्ट्री है, पेमेंट डिटेल्स है, उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। कंप्रोमाइज़ मतलब गलत तरीके से उसके साथ डेटा लिया जा रहा है। देखो अभी बहुत प्रॉब्लम है, पता है तुम लोग को। हम लोग कल ही एक ललन टॉप में एक बहुत अच्छा आया था वीडियो। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि कोई भी ऐप ऑन करते हैं, एक्सेस कर देते हैं लोकेशन सब, फिर उसको डिलीट कर देते हैं, वो रह जाता है उसके पास। तो वो भी समझ लेना जाए कैसे उसको बंद करना है। हाँ समझे ना, तो ये प्रॉब्लम है। देखो हमारा डेटा क्या है, कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो इन अ सेपरेट डेवलपमेंट देखो यूनाइटेड स्टेट्स में भी यही चीज़ हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में बोला कि यस हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के अगेंस्ट चल रहा है चैट जीपीटी, वहाँ पे डेटा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बताए थे ना, हमारा भी श्री कृष्णा कमेटी बना था और उसमें बताया था डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए क्या क्या होना चाहिए। यस वी हैव कवर्ड ना, कि आप जब यूजर से डेटा ले रहे हो तो उसको फिर आपको बोलना पड़ेगा कि हम डिलीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वी हैव सीन ना। देखो माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड चैट जीपीटी वही बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना बिंग में डाल दिया, ठीक है। एंड मल्टीपल कंसर्न्स हो रहे हैं, एथिकल और लीगल कंसर्न सब फ्लैग किया जा रहा है दुनिया में कि देखो इसका प्रॉब्लम ये होगा, ऐसा वैसा चल रहा है। देखो दूसरा एक रिपोर्ट देखो ऑन मार्च 29, अभी का बात है, ठीक है, 10 दिन पहले की बात, 10-15 दिन पहले। एलन मस्क और एआई एक्सपर्ट लोग हैं, उसने ओपन लेटर लिखा है, बोला कि मोराटोरियम दे दीजिए, यानी कि अभी ब्रेक डाउन दे दीजिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर रिसर्च ना हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। अब ये चैट जीपीटी 4 हो गया, ये हो गया, चैट जीपीटी 4 बन चुका है, अब इससे आगे मत ले जाओ, क्योंकि चैट जीपीटी 4 अब ह्यूमन बींग को बराबर कर ले रहा है। इसके ऊपर चला जाएगा तो ह्यूमन बींग पीछे चला जाएगा, ठीक है। बोला कि येस आर मोर पावरफुल देन ओपन एआई रिसेंटली लॉन्च, क्योंकि जो पहले का जो चैट जीपीटी था उसके कंपेयर में अभी का जो चैट जीपीटी 4 है वो बहुत खतरनाक है। लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डेटा फिट किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा कितना डेटा इसके अंदर फिट होता है। लेटर में देखो 1300 सिग्नेटरी थे लोग सब, और बोले कि ब्रेक करिए, ख़त्म करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो बोला कि इस तरह का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे लाइफ में आके हमारा पिटफॉल्स निकाल रहा है, यानी कि हमारा डेटा को लेके है ना वो एडवांस होते चला जा रहा है, ये प्रॉब्लम हमें ही होगा। और जहाँ तक सवाल है इंडिया में, तो इंडिया में देखो इतना बुरा स्थिति है, हमारे पास अभी भी IT एक्ट 2000 ही है, और IT एक्ट 2000 मतलब कितना रिडंडेंट है। ये क्या ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसके साथ वो सह पाएगा? इंडिया तो पूरा, इंडिया के पास डेटा प्रोटेक्शन बिल तक नहीं है यार, क्या बात करते हो तुम, एक्ट तक नहीं बना पाया है, और ये चैट जीपीटी आ रहा है। तुम गूगल को, यूट्यूब को तुम रोक नहीं पा रहा है, तुम क्या चैट जीपीटी को खाक रोकोगे? चैट जीपीटी तो बहुत आगे का चीज़ है, एक हम होना चाहिए था ना। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? पार्लियामेंट बहुत पीछे चला गया है, करना था उसी समय ताकि फेसबुक सबको रोक सके। ये फेसबुक से भी आए का चीज़ है ये सब। तो इंडिया में इतना कमज़ोर शासन है, लेजिस्लेशन है, बस एक आर्टिफिशियल IT एक्ट 2000 है, वो कुछ नहीं होने वाला है। आपको बहुत एक्सपर्ट ला के बनाना पड़ेगा, उस तरह का आपको पॉलिसी बनाने होंगे, तो बहुत ही कमज़ोर है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले कंसर्न नहीं जताया गया था, कंसर्न जताया गया था स्टूडेंट, और यही कंसर्न जताने वाले जो चीज़ है वो तुम्हारा क्या है, असली मोर AI प्रिंसिपल्स। देखो ये जो है ये किसने डेवलप किया था? फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट, FLI ने कहा था कि देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग को निगेटिवली असर करेगा आने वाले समय में, इसलिए हमें इस पे काम करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत पहले ही कंसर्न दिया था, वो भी 2017 के आसपास ही कंसर्न दिया था, बहुत पहले ही कंसर्न दिया था इसने। अब आगे देखो वही 2017 में देखो असली मोर AI प्रिंसिपल, ये बहुत सबसे अर्लीस्ट सेट ऑफ AI गवर्निंग प्रिंसिपल है, ठीक है। इसने 2017 का जो कॉन्फ्रेंस है उसी समय इसने अपना कंसर्न बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि बहुत आगे जाएगा तो ह्यूमन बींग को ये नेगेटिवली असर करेगा, ये बहुत पहले ही बोल दिया था। और ये जो भी है FLI, इसका काम है कि एथिकल प्रिंसिपल है ना, आदमी का गलत डेटा यूज़ ना हो, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत तरीके से इसको यूज़ ना करे बोल के 2017 में ही इसने कॉन्फ्रेंस करके पूरा दुनिया को बता दिया था ये। अब देखो लगभग वही चीज़ हो रहा है। अब देखो जब चाइना ने अपना एक जर्नलिस्ट को लॉन्च किया था, है ना, जानते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी तो आज तक ने भी कर दिया है, इंडिया टुडे एंकर, तो उस समय हंस रहे थे हम लोग, 2019 की बात है। अभी देखो 2023 में इंडिया ने खुद किया, तो आने वाले समय में सब अंजना ओम कश्यप सब पीछे चले जाएगी, उससे खूबसूरत लेडी आगे बैठेगी और वो उससे अच्छा बोलेगी, तो आदमी को तो बढ़िया से रिप्लेस करेगा। अभी तो आना शुरू हो गया, उसका भी 1 घंटा आधा घंटा का प्रोग्राम चलता है। क्या नाम है उनका?
हाँ ब्लैक एंड वाइट में, सुधीर चौधरी तो खत्म हो गया। हाँ अभी आ रहा है ना, हाँ अब वो कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो, वो थोड़े बोल रही है, सब तो मशीन का काम है। और जो भी बोलेगी लैंग्वेज बहुत प्योर बोलेगी। ह्यूमन बींग तो गलती कर सकता है ना, ह्यूमन बींग का फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बींग से ज़्यादा तेज तो मशीन है। ठीक है, तो ये अभी भी शुरू हो गया है सब चीज़, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है काम है। अब यहाँ पे देखो, अब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आया है। देखते हो इतना कम समय के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर। मतलब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी आया और अभी चैट जीपीटी 5 आने के लिए तैयार है। नवंबर के बाद जनवरी में चैट जीपीटी प्लस चला गया। यानी कि ये 6 महीना के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है चैट जीपीटी में वो बहुत ज़्यादा हो गया, उम्मीद से ज़्यादा हो गया। और इतना ज़्यादा हो गया कि इसको बंद करवाने के लिए एक्सपर्ट लोग बोले कि छोड़ दो, अब रहने दो। समझो, वही चीज़ लिखा गया है। देखो, ओपन एआई ने अपना जेनरेटिव प्री ट्रेंड यानी कि जीपीटी, अब जीपीटी का मतलब क्या होता है कि पहले ही प्री ट्रेंड कर रहे हो। देखो इसका फुल फॉर्म भी समझो, जेनरेटिव प्री ट्रेंड चैटबॉट, चैट जीपीटी इसी को बोलते हैं। इसका मतलब कि आपने पहले ही प्री ट्रेंड किया। कैसे प्री ट्रेंड किया आपने मशीन को? डेटा को डाल के, ताकि डेटा क्या करे, सेल्फ करेक्शन करे और बेटर आपको आउटपुट दे। इसका मीनिंग ही यही है चैट जीपीटी का। ये नवंबर में ही कर दिया था और वो आराम से इट अलाउज पीपल टू फ्रीली इंटरेक्ट। और चैट जीपीटी से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, इंटरनेट में आपको अवेलेबल है। आपको कुछ भी ऐसे बोलो आपको दे देगा। ठीक है, ये चीज़ हुआ। उसके बाद देखो, अब उसके बाद आया चैट जीपीटी प्लस का। चैट जीपीटी प्लस का मतलब क्या कि जो बड़े बड़े कंपनी सब है उसने क्या किया, चैट जीपीटी को अपना इंजन सब में डालना शुरू कर दिया। तो और मॉडिफाइड वर्जन आना शुरू हो गया। जैसे देखो, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग में डालोगे तो चैट जीपीटी और बेहतर तरीके से आएगा। और इस तरह का बहुत सारा है। और जब गूगल को लगा कि गूगल का व्यापार खत्म होगा तो गूगल ने अपना भी बार्ड घोषित कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अब समय के साथ तुम नहीं बदलोगे तो दूसरा कोई खा जाएगा। वही चीज़ हुआ। देखो, चैट जीपीटी प्लस आना शुरू हो गया। समझ गए? देखो, अल्फ़ाबेट ओन वही कंपनी, गूगल ने भी अपना बार्ड लॉन्च किया है, लैम्डा लैंग्वेज मॉडल पे है। चाइना ने भी देखो, जो उसका जो सबसे बड़ा बैदू जो जाइंट है वहाँ का इंटरनेट जाइंट है, उसने भी इर्नी किया है। ठीक है, तो ये सब एक तरह से दुनिया में होड़ चला है चैट जीपीटी को लेके। अलग अलग कंट्री जो बेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो अपना वर्जन लेके आ रहे हैं। आगे देखो स्टूडेंट, तो वाई डज एफएलआई लेटर फोकस ऑन, आखिर जीपीटी 4 पे इतना क्यों फोकस है? एफएलआई बताए थे ना, वही जो जिसने 2017 में कंसर्न दे दिया था और 2022 में भी उसने थोड़ा 2017 में ही पहले बता दिया था कॉन्फ्रेंस में, और 2022 में भी उसने लेटर लिखा है। आखिर चैट जीपीटी के ऊपर, चैट जीपीटी 4 के ऊपर इतना बात क्यों है? देखो आप समझो, इसका मतलब समझो। जो नॉर्मल चैट जीपीटी है उसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स है, यानी कि इतने पैरामीटर्स है, इतने डेटा है। कहने का मतलब ये है 175 बिलियन। मगर यदि हम बात करेंगे चैट जीपीटी 4 का, तो इसमें 1 ट्रिलियन पैरामीटर है। 1 ट्रिलियन पैरामीटर समझते हो? 1000 बिलियन पैरामीटर है। चैट जीपीटी में 175 बिलियन है और चैट जीपीटी 4 में कितना है तुम्हारा? 1000 बिलियन है। तो डेटा बहुत ज़्यादा है और ये जो जितना डेटा है ये ह्यूमन बीइंग को मैच कर लेता है। समझे? ह्यूमन बीइंग को मैच कर लेता है। इसलिए चैट जीपीटी का जो स्केल है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि आदमी से मैच करता है। ह्यूमन बीइंग में भी इतना ही है जो ह्यूमन बीइंग को मैच कर लेगा। दैट मीन्स मशीन इंटेलिजेंस कुड बी एज गुड एज ह्यूमन इंटेलिजेंस। समझ में आ गया ना? यानी कि चैट जीपीटी आदमी का इंटेलिजेंस को बराबर मैच कर लिया। अब चैट जीपीटी 5 आएगा तो क्या होगा बाबू? हाँ, और वो ज़्यादा दिन नहीं है, बोला कि दिसंबर तक ही बना देंगे हम चैट जीपीटी 5। ये दिसंबर तक बनाने का योजना था ये लोग का। देखो, तो ओपन एआई, ये तुम्हारा इवन ओपन एआई का जो फाउंडर है, को फाउंडर है, उसने भी बोला था कि इसका बहुत खतरनाक, फाउंडर खुद बोल रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट निगेटिव भी पड़ सकता है। ड्रास्टिक एक्सीडेंट हो सकता है, सोसाइटल डिस्ट्रप्शन हो सकता है। ये खुद को फाउंडर ने बोला था उस समय चैट जीपीटी का। जो फाउंडर को फाउंडर बोल रहा है और बाकी बोल रहा है तो बात तो सही है। क्यों? ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं होगा ना। एक तो ऐसे ह्यूमन लेजी हो गया है पहले कंपैरिजन में। तो देखो, आर वी हेडिंग टूवर्ड्स डूम्सडे सिनेरियो? यानी कि डूम्सडे मतलब होता है कि जहाँ पे मशीन जो है ना ह्यूमन बीइंग को सुपरसीड कर दे, इसको बोलते हैं डूम्सडे सिनेरियो। तो एआई एक्सपर्ट जिसने साइन किया था एफएलआई लेटर का, बताए थे ना अभी, बहुत सारे लोग 1300 है ना, 1200-1300 लोग जो किए थे। इसमें बोला है कि ऐसा बोला कि ये देखो, ये डूम्सडे सिनेरियो पे ले जाएगा जहाँ पे मशीन जो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर देगा। मशीन बहुत ऊपर चला जाएगा और हम लोग सेकेंड ग्रेड स्पीसीज बन के रह जाएंगे।
समझ गए। मगर देखो अभी तक ओपन एआई की तरफ से कोई नहीं आया है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है, वो नहीं देगा रिस्पॉन्स। ना ही आपका माइक्रोसॉफ्ट से रिस्पॉन्स आया है, वो नहीं देगा क्योंकि उसका बहुत ढेर सारा पैसा रुपया लगा है ना, रिसर्च लगा है। तो माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड कंपनी देखो, इसने अभी तक ओपन लेटर का कोई जवाब नहीं दिया है ना। जो डेवलपर टेक है जो वो भी बोला GPT-5 जो होगा वो कुड बी इनडिस्टिंग्विशेबल टू द ह्यूमन्स से तो बहुत अलग होगा और इस ईयर तक हम कर लेंगे, लॉन्च कर लेंगे वो। तो सवाल तो है बड़ा। मगर सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो अलग अलग जो सरकार है दुनिया में, क्या वो कैपेबल है इसको रेगुलेट करने का? अरे गधा, क्रिप्टो करेंसी तक तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम ओपन एआई का चैट जीपीटी कहाँ से कर पाएगा यार? समझ रहे हो ना? यहाँ बिटकॉइन के लिए गवर्नमेंट सर पकड़ के बैठी हुई है कि इसके ऊपर क्या करें हम। बिटकॉइन देखते हो ना, तो फिर तो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आया तुम लोगों को ना? तो अभी ये काफ़ी है, पूछना होगा तो यहीं से पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। देखो, वाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 2 अप्रैल को। आगे देखो, जानते हो कल इसके बारे में देखो, अब 2 एडिटोरियल है, कल हम बोर्ड में बता दिए थे, काफ़ी कुछ बता दिए थे इसके बारे में, है ना। वो बहुत सारा चीज़ रिपीट होगा। अब बैठना है, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पीछे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। अब यहाँ पे तुम लोग को समझना होगा स्टूडेंट कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जानते हो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी है। ये जो परमानेंट जुडिशियल बॉडी है ये यूनाइटेड नेशंस का नहीं है। हमने कल क्या बताया तुम लोग को बोर्ड पे? आई टोल्ड यू डैट यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है ये। यूनाइटेड नेशन का हिस्सा कौन है? ICJ है, याद है ना तुम लोग को? बट हाँ, यूनाइटेड नेशंस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मगर इनडायरेक्टली मैंने कहा था तुम लोग को। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि काम दे सकता है, इसको काम देगा तभी। बट यदि हम जुडिशरी का आम बोले यूनाइटेड नेशन का तो वो ICJ है। ICC कब बना है तुम्हारा? देखो 1998 में बना है, रोम स्टैच्यू से बना है, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ है तुम्हारा? जुलाई 1, 2002 के बाद, जब 60 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया था। रेटिफाई करने का मतलब समझते हो ना? पार्लियामेंट में जाकर, अपना रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट में जाकर लॉ पास कर देना, समझ गए? अभी टोटल मेंबर कितना है? 123 मेंबर है। कितना जजेस है इसके अंदर? जजेस कितना है इसके अंदर? 18 जजेस है। कितना साल के लिए अपॉइंट होता है? 9 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है। वेरी गुड। यहाँ पे देखो इसका जो कहाँ पे हेड क्वार्टर कल बताए थे ना, हेग, नीदरलैंड। पहला हेयरिंग हुआ था 2006 में, इसका हेयरिंग हुआ था। इसमें देखो हेयरिंग जो हुआ था वो भी तुम्हारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो के अगेंस्ट हुआ था। इसमें क्या है कि जो वहाँ का जो मिलिट्री रूलर था उसको बोला गया कि उसने बच्चे लोग को ना, इसलिए वो बच्चे लोग को सोल्जर में जानबूझ के उसको भेजा है, वो करने के लिए आर्मी में कैंपेन में उसको भेजा है। तो देखो हर समय आरोप लगता है ICC को लेके। यही रीजन है कि बुरुंडी निकल के चला गया वहाँ से। बुरुंडी क्या है तुम्हारा? अफ्रीका का एक कंट्री है ना जी, वो भी निकल गया। तो देखो ये गौर करने वाली बात है कि ना ही चाइना इसका हिस्सा है, ना ही इंडिया हिस्सा है, ना ही रसिया हिस्सा है, ना ही US हिस्सा है। जब इतना पावरफुल कंट्री हिस्सा ही नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुँचेगा बताओ? अब रसिया हिस्सा था, बट रसिया ने जब ऑक्युपाई किया क्रीमिया को तो उसके बाद क्या हुआ? हट गया वहाँ से। और अभी का स्थिति क्या है बताओ? अभी का स्थिति ये है स्टूडेंट कि अभी तो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर तो अरेस्ट वारंट जारी हो गया। अब अरेस्ट वारंट क्यों जारी हुआ? क्योंकि यूक्रेन का बहुत सारा एरिया ऑक्युपाइड किया और बच्चे लोग को पकड़ के रसिया में डाल दिया और माँ बाप से उसको अलग कर दिया। तो ये तो तुम्हारा वार क्राइम हो गया। जो हम जानते हैं कि ICC कब कोई भी केस को लेता है? जब वार क्राइम का बात हो, वार क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आगे देखो यहाँ पे, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 18 जजेस होते हैं, यू नो डैट। अलग अलग कंट्री से आते हैं, मेंबर स्टेट सेलेक्ट करते हैं, 9 ईयर्स का टेन्योर होता है। ये इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रोसिक्यूटिंग करता है, पनिश करता है। जेनोसाइड के लिए, जेनोसाइड मतलब जहाँ पे आप एक रेस को खत्म कर देते हो। वार क्राइम्स के लिए करता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए करता है, और क्राइम्स ऑफ एग्रेशन बताया था ना कल, यस, उसके अगेंस्ट करता है। अब इसमें तुमको समझना होगा कि यस इट ऑल्सो इम्पोज प्रिजन सेंटेंसेस। यदि गिल्टी पाया गया तो ये सजा भी दे सकता है। ये कब सजा देगा? जब नेशन स्टेट कुछ नहीं कर रहा है तब। मान लो कि बुरुंडी में कुछ मामला हुआ, अभी तो बुरुंडी हट गया, एक एग्जांपल दे रहे हैं। बुरुंडी में मान लो कोई मामला हुआ और बुरुंडी का सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसके बाद ये प्रिजन वाला वो चीज़ दे सकता है। बात समझे? इट इज़ ओनली कॉम्पिटेंट टू हियर अ केस। देखो ये तभी केस हियर कर सकता है जब तुम्हारा वहाँ पे, तभी कर सकता है जब रोम स्टैच्यू का वो मेंबर हो। सही बात है ना? यदि 123 मेंबर होगा वो कर सकता है। अब जैसे अभी देखो रसा का अगेंस्ट नहीं कर सकता है। रसा क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि रसा मेंबर ही नहीं है। बट 123 कंट्री में जब व्लादिमीर पुतिन जाएगा घूमने के लिए तो उस समय अरेस्ट वारंट हो सकता है उसका। बात समझे? वही चीज़ लिखा गया। बुरुंडी देखो पहला कंट्री है जिसने 2017 में ICC से निकल गया, और क्योंकि हर समय आरोप लगता है कि अफ्रीकन कंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा बायस्ड है ये,
बताए थे ना कल। तो यहाँ पे देखो रसिया भी निकला था वही क्रीमिया को लेके, सेवरल अफ्रीकन कंट्री, जिसमें साउथ अफ्रीका ने भी बहुत बोला है कि हम भी निकल जाएंगे यार, तो हमारे अगेंस्ट, क्योंकि अफ्रीका पूरा अफ्रीका पे आरोप लगता है, तो साउथ अफ्रीका ने ये बोला था। इंडिया के पास कोई तुम्हारा लेजिस्लेशन है ही नहीं, स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन नहीं है। क्या होता है स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन का मतलब? कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, कोई डेडिकेटेड लॉ ही नहीं है। हमारे पास कोई जेनोसाइड का लॉ नहीं है। यदि कोई नरसंहार हो हमारे कंट्री में किसी भी रेस का, तो उससे रिलेटेड हमारे पास लॉ नहीं है, समझे? ना ही इंडिया तुम्हारा आईसीसी का मेंबर है, रोम स्टैच्यू का मेंबर नहीं। अभी बताएंगे थोड़ी देर में क्यों मेंबर नहीं है, समझे? बट इंडिया ने जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1945 को 48 को रेटिफाइड किया है। रेटिफाइड मतलब वो माना है, बट हमारे पास स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट? तो यहाँ वही बोला जा रहा है कि आईसीसी टेक्स ऑफ द केसेस, ये तब केस लेता है जब तुम्हारा नेशनल कोर्ट केस लेने के इनकार करता है, तब लेता है ये केस। जैसे मान लो कि वहाँ का सरकार केस ही नहीं ले रहा है, वहाँ का जुडिशरी केस ही नहीं ले रहा है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केस ही नहीं ले रहा है, उसके बाद ये केस ले सकता है हम। तो अब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में क्या समझते हो? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कोई भी ऑफेंस, मर्डर हो जाए, आपने बहुत सारे लोग को मार दिया, या किलिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि आपने क्या किया, एक्सट्रीमिशन कर दिया, इंसेलमेंट कर दिया, ग्रुप ऑफ पीपल को आपने इसलिए बना दिया, समझ गए ना? डिपोटेशन कर दिया, एक आदमी को दूसरी जगह भेज दिया, टॉर्चर किया, इम्प्रिजमेंट किया, रेप किया, ये सभी चीज़ यदि आप वाइड स्प्रेड और सिस्टमेटिक अटैक। अब देखो ये जो क्लॉज है ना, वाइड स्प्रेड और सिस्टमेटिक अटैक, ये बहुत ही खतरनाक क्लॉज है। यही क्लॉज की वजह से इंडिया इसका सिग्नेचर नहीं बना है। अब देखो वाइड स्प्रेड और सिस्टमेटिक अटैक, सिस्टमेटिक अटैक का मतलब क्या होता है? आराम से एक को मार रहे हैं, दो को मार रहे हैं, तीन को मार रहे हैं। तो इंडिया ने कहा कि ये क्लॉज में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों? वाइड स्प्रेड और सिस्टमिक अटैक होना चाहिए, बट उसका एक लार्जर प्रूफ होना चाहिए। जैसे मान लो कि 3 आदमी गायब हो गया, 4 आदमी गायब हो, तो बहुत कम आदमी गायब हुआ। यहाँ पे मैसिव गायब हो जाए तब ना बड़ा बात होगा। मगर तुम्हारा ये रोम स्टैच्यू ने बात माना ही नहीं। तो इंडिया ने कहा कि ये बढ़िया सुनो, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाइड स्प्रेड और जो सिस्टमेटिक ये जो अटैक है स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड इंडिया को पसंद नहीं आया, क्योंकि इंडिया को लगा कि यहाँ पे कम आदमी का भी यदि कत्ल हो तो हमको कटघरा में रखा जा सकता है। यहाँ पे इंडिया बोला है कि यहाँ पे क्लॉज ऐसा होना चाहिए था कि वाइड स्प्रेड और सिस्टमेटिक अटैक विथ लार्जर प्रूफ, बड़ा प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई भी बीबीसी भी हमारे ऊपर आरोप लगा देगा यार, बीबीसी भी आरोप लगा देगा 2 आदमी गायब है, 2 आदमी को मार दिया, तो फिर तो आईसीसी आ जाएगा उठ के। यस, प्रॉब्लम हो सकता है। बात समझे? ये चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि देखो इसने वारंट तुम्हारा पुतिन के अगेंस्ट कर दिया है ना, पुतिन के अगेंस्ट। अब देखो पुतिन का वही बात है कि व्लादिमीर पुतिन यदि कहीं पे भी जाता है, अब देखो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक परमानेंट मेंबर है रसिया, उसके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट किया है। तो अब तो जायज़ तो लगता ही नहीं है चीज़। क्या हो पाएगा इसका फ्यूचर समझ लो। 123 कंट्री में जाएगा, वहाँ पे ये बर्थडे उर्डे मना के आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। इंडिया ने क्यों ऑब्जेक्ट किया? देखो वही चीज़, इंडिया ने ऑब्जेक्ट इसलिए किया है स्टूडेंट, बोला इंडिया ये जो वाइड स्प्रेड और सिस्टमेटिक वाला जो शब्द है ये हमको पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसमें जो प्रूफ का जो थ्रेशोल्ड है वो बड़ा होना चाहिए, तब जाके आप हमको कटघरा में रख सकते हो। आपने ये नहीं बोला कि प्रूफ कितना होना चाहिए, तो यानी कि 2 आदमी का भी कत्ल होगा, 1 आदमी का भी कत्ल होगा, तो आप खींच सकते हो हमको, तो लार्जर प्रूफ होना चाहिए। इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया। दूसरा चीज़ देखो, इंडिया साइन नहीं करने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। एक तो देखो इंटरनेशनल जो चीज़ होता है और इंटरनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, दोनों में अंतर है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी अभी भी है। हाँ, आर्टिकल 370 हम जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिए, है ना। जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 निकला ना, तो फिर अब वहाँ पे हमने कश्मीरी पीपल के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, वहाँ पे जो पत्थरबाज था उसको मारना शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से तुमको लगेगा कि कश्मीरी पीपल का जेनोसाइड कर रहे हैं हम, तो घेर लेगा। नॉर्थ ईस्ट में हमने नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए हमने कितना ऑपरेशन किया है, जानते हो? नागालैंड सब में जो नागालैंड का मांग कर रहा था कि हमारा एक अलग ही कंट्री बनना चाहिए, तो उस केस में हम फंस जाएंगे, फिर जेनोसाइड का वार अगेंस्ट क्राइम वाला चीज़ हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट रोका गया उस चीज़ को, बोला कि नहीं हम करेंगे, जाओ भागो। दिस आर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो इंडिया में है, तुम्हारा ये नक्सल है, नॉन स्टेट एक्टर है, इसकी वजह से हमने बोला कि हम नहीं करेंगे इसका, क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट फंस जाएंगे हम। दूसरी बात है कि ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ पर्सन, ये भी गजब बात है, यानी कि कोई आदमी अचानक गायब हो जाए तो उस समय भी आईसीसी आ सकता है। तो इंडिया में तो रोज ही गायब होता है कोई ना कोई, और गायब भी जानबूझ के ही किया जाता है। जैसे अभी जो फेक इनकाउंटर हुआ है स्टूडेंट, ये फेक ही इनकाउंटर था ना, कल परसों जो इनकाउंटर हुआ है, पता है उसका जो भी अभी न्यूज़ में चल रहा है, आतिफ का बेटा को जो मारा है,
कोई सवाल ही नहीं उठता है उसको मारने का, उसे कोई चांस ही नहीं है। 1.5-2 किलोमीटर तक पूरा धूल है वो। अब बोला कि 1.5-2 किलोमीटर तक हम चेस किए हैं, चेस किया तो बाइक में धूल भी नहीं है, एक भी नहीं धूल है। मोटरसाइकिल का वो नहीं मिला, चाबी नहीं मिला, वहाँ पे हेलमेट नहीं मिला। जब इतना वो वांटेड लिस्ट है, पूरा यूपी में चल रहा है कि जो भी खोज के लाएगा 5 लाख रुपया देंगे इसको, और बिना हेलमेट का चल रहा है, बताओ। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इसमें भी आप फंस सकते हो डिसअपियर में। उसको बढ़िया से कोपचे में ले गया है, उसको खूब पीटा है, उसको वहाँ पे जाके छोड़ दिया और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया से छोड़ा, और जानबूझ के चोरा गया है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। सीसीटीवी कैमरा आएगा तब ना पता चलेगा कितना चेज हुआ है। अभी आप देखो, सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि कोई भी इनकाउंटर हो, चाहे वो फेक हो चाहे रियल हो, इंक्वायरी बैठेगा ही बैठेगा। और मैं इंडिया सीखता नहीं है, पता है, इससे पहले भी बहुत सारे फेक इनकाउंटर हुए हैं जिसके ऊपर जेल में गया है आईपीएस लोग भी, है ना। आईपीएस लोग भी जेल में गए हैं, क्या भरोसा, सत्ता कभी बदले और ये सब फिर जेल में जाए, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है। साबुद्दीन का जो केस हुआ था, जानते हो ना, गुजरात का साबुद्दीन का केस हुआ था जहाँ पे अमित शाह फंसा था जेल में, तो फिर वहाँ पे भी बेचारा जो बड़ा बड़ा आईपीएस लोग सब जेल में गया है। जो आईपीएस जो पूरा थाना को देखता था वो जेल में बैठा हुआ है, ये हालत था उसका। और अभी उसको निकाल के बहुत बड़ा अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है उसको। देखो यहाँ पे तो इंडिया अदर ऑब्जेक्शन क्या है तुम्हारा कि ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, ये पसंद नहीं हमको, समझ गए, ये चीज़ हो गया। तो इंडिया देखो, अभी तक इंडिया ने साइन किया, बट इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम द इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, इसको रेटिफाइड नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, हमारा जो स्टैंड है वो आईसीसी के स्टैंड से मैच ही नहीं करता, इसलिए हम उसका सिग्नेटरी नहीं है, और हमारा इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं, इसलिए हम साइन नहीं करते हैं। सिंपल बात है। बताया ना कल कि और भी रीजन्स होगा, ये सबको जान लेना, अच्छे से कर लेना, हो सकता है इस बार का आईएएस के एग्जाम में पूछ भी सकता है। आगे देखो 116 जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। हिंदू पेपर में आया था 2 अप्रैल 2023 को। अब इसका मतलब जानते हो ना क्या हुआ था? ये पश्मीना शॉल को लेके क्या प्रॉब्लम हुआ था, कल बताए थे ना। पश्मीना शॉल और तुम्हारा जो सातुस गॉड हेयर था, दोनों में मिक्सिंग हो रहा है, एडल्ट्रेशन हो रहा है, तो जो भी इसका जो इंटरनेशनल अक्लेम था ट्रेड का, वो सब तो घट गया। और जब आपका एडल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, जो आपको जीआई टैग मिला था तो उसका तो फिर कत्ल हो जाएगा ना। जब दार्जिलिंग टी के साथ तुम कुछ भी टी मिला दे रहे हो तो खत्म ही हो गया आपका वैल्यू। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। कश्मीर इंडस्ट्री बॉडी ने बोला कि देखिए ऐसा है कि पोर टेस्टिंग हो रहा है और पश्मीना शॉल का, ठीक है, इसलिए कस्टम डिपार्टमेंट वाले जो लोग सब है वो सब सीज कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो इशू क्या है कि क्वालिटी ऑफ पश्मीना शॉल, जो कि हुल से निकलता है पश्मीना गोड से, वही चांगथंग वाला गोड बताए थे तुम लोग को, जो चांगथंग एरिया में रहता है। हाँ कल बताए थे स्टूडेंट, वही लद्दाख रीजन में। अब देखो जो पश्मीना हुल है उसका देखो थिकनेस क्या है, 13 to 16 माइक्रोन्स। आदमी का जो हेयर है उसका कितना थिकनेस होता है, 60 to 70 हेयर होता है, यानी कि आदमी का जो थिकनेस है, हेयर का थिकनेस उससे भी छोटा होता है ये, समझे, पश्मीना हुल का। और सातुस का भी देखो, सातुस का भी तुम्हारा 11 माइक्रोन्स होता है, यानी कि लगभग मैच कर रहा है ना। अब इतना कम, इतना थिकनेस इतना कम है इसका कि दोनों को मिक्स भी कर दोगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप में दिखेगा ही नहीं तुमको। तो ये अडल्ट्रेशन हो रहा है बहुत दिन से। तो वही बोला है कि बेसिक माइक्रोस्कोप से तो आपको कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएगा, इसके लिए आपको दूसरा जगह पे भेजना पड़ेगा, देहरादून कलकत्ता भेजना पड़ेगा सही टेस्टिंग के लिए। तो अब तो ये बात यहाँ तक पहुँच गया कि श्रीनगर में डीएनए टेस्टिंग होना चाहिए, डीएनए से पता चल जाएगा। बिल्कुल आगे देखो, तो इंडस्ट्री बॉडी वांट्स, देखो वही बोला कि इंडस्ट्री बॉडी चाहता है कि डीएनए टेस्टिंग लेबोरेटरी हो श्रीनगर में, समझे, ताकि पता चल जाए, ठीक है। द बॉडी स्ट्रेस दैट द नीड डीएनए टेस्टिंग की ज़रूरत है हमें। अब तुम खुद देखो बच्चे लोग कि 2018-19 में 305 करोड़ का सॉल एक्सपोर्ट हुआ है हमारा, और वो घट के 2021 और 22 में 166 करोड़ हो गया। हाफ हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर इसका मतलब एडल्ट्रेशन का बात इन लोगों को भी पता चल गया, इसलिए घटा है। अब पश्मीना शॉल ऐसा चीज़ है कि ये वर्ल्ड फेमस चीज़ है, ये इस पर तो घटने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, तो मगर रिसेंट टाइम में घटा है। इसका मतलब क्या है, कंटेंशन है। WTI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका क्या मानना है? देखो इसने कहा है कि यस 537 सातुस स्कैट्स, यानी कि सातुस जो है ना, सातुस समझ रहे हो ना, ये एंटेलोप का, इसका इलीगल तरीके से वो हुआ है, स्मगलिंग हुआ है, अभी भी इलीगल ट्रेड चल रहा है। तो जब इलीगल ट्रेड चल रहा है इसका एंटेलोप का, टिबेटन एंटेलोप का, इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब उसका हेयर मिला के मिक्स कर रहा है यहाँ पे। तो ये तुमको WTI ने बहुत पहले ही बोल दिया था। ये देखो
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सातु सॉल्ट्स वाज बैंड, जबकि 2002 में बैन कर दिया गया था ऑफिशियली। ठीक है, देखो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब ये समझो कि ये जो सातु सॉल है, सातु जो गॉड हेयर है, वो कहाँ से आता है? टिबेटन एंटेलोप से। टिबेटन एंटेलोप का मतलब क्या है कि वो लद्दाख रीजन में भी, देखो लद्दाख रीजन का मतलब है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 to 42 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख के रीजन में तुम्हारे दोनों ही हो रहे हैं, पश्मीना गोट भी हो रहा है, चंगथंग जो वाला जो गोट है जो चंगपा पीपल लोग करते हैं वो भी हो रहे हैं, और साथ साथ तुम्हारा ये वाला भी हो रहा है, दोनों प्रजाति पाया जाता है, तभी लोग मिक्स कर लेता है। ठीक है, वही चीज़ बताया गया है कि WTA ने कहा है कि जो चीरू मतलब वही टिबेटन एंटेलोप, ठीक है, जो 2003 में कितना था, 200 से लेकर 500 था। ठीक है, और बीच में घटा था, बट अभी स्टेबलाइज हुआ है। अभी स्टेबलाइज इसलिए हुआ क्योंकि बैन कर दिया गया उस चीज़ को, इसलिए। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग बीजे चल रहा है वो अलग बात है, मगर अभी जो IUCN स्टेटस है उसका क्या है तुम्हारा? नियरली थ्रेटन, कल बताए थे ना चीरू का। यस, तो देखो यस, लास्ट में हम लोग बोथ आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द चांगथांग बेल्ट ऑफ लद्दाख, यानी कि दोनों ही चीज़, पश्मीना गोट भी और ये भी चीरू भी, दोनों ही तुम्हारा ये चांगथांग बेल्ट है लद्दाख के पाए जाते हैं, जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए ना? तो ऑफिशियल ने कहा है कि देखिए ऐसा है कि दोनों वहाँ पाया जाता है, ये तुम्हारा सीजनली कल्टीवेट किया जाता है। कंटामिनेशन जो है ये पूरी तरीके से चेक किया जाएगा इसको अच्छे से, तो इसलिए बहुत ही अर्जेंट नीड है वहाँ पे, है ना, DNA टेस्टिंग हो। नहीं तो फिर यदि DNA टेस्टिंग नहीं होता है तो सवाल तो उठेगा। और पश्मीना सॉल जो कि अभी से नहीं, इतना साल से, बहुत इसका लंबा हिस्ट्री है पश्मीना सॉल का, जिसके मार्केट पे ओवरऑल असर पड़ेगा। तो जल्द से जल्द सरकार को कदम उठाना होगा, और ट्रेडर जो है, व्यापारी लोग हैं, वो भी चाहेगा कि बहुत जल्दी से हो, ताकि इंटरनेशनली जो लिया जाता है उस पर कोई तरह का कमी ना आ सके, कमी नहीं हो सके, क्योंकि आपका पहले से इतना अक्लेम्ड एक्सपोर्ट है और उस पर आप एडल्ट्रेशन की वजह से आपको नहीं लिया जा रहा है, तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो आप DNA टेस्टिंग कर दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एक तरह से। और सब पता एडल्ट्रेशन हो रहा है तो हाउ टू स्टॉप इट, ये भी पता चल जाएगा आपको, और इसके लिए भी आप स्टेप्स ले सकते हो। दैट्स इट।